को दहला दिया। रूस के दक्षिणी शहर कास्ट्रोदार और नेवित्रोमिस्क में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब ड्रोन हमलों ने रूस की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी वाइल्डबेरीज के सबसे बड़े वेयरहाउस पर निशाना लगाया। इस हमले के बाद जो तस्वीरें आई उनमें सिर्फ आग और धुएं नजर आए। लेकिन क्या ये यूक्रेन की जंग का सिर्फ ट्रेलर भर है? जंग के 5वें साल ज़ेलेंस्की ने मिलिट्री लीडरशिप में सबसे बड़ा सैन्य फेरबदल किया है। उन्होंने 60 साल के आर्मी चीफ ओलेक्सांद्र सिरस्की को हटाकर सेना की कमान 43 साल के मेजर जनरल मिखाइलो ड्रोपोली को सौंप दी है। सवाल है कि ये सिर्फ चेहरा बदला है या रणनीति भी बदलेगी। ये सिर्फ कमांडर का बदलाव नहीं, ये यूक्रेन की पूरी युद्ध नीति का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। सिरस्की की पुरानी स्टाइल कमान पर लंबे समय से सवाल उठ रहे थे। ऊंचे नुकसान, धीमा पलटवार और टेक्नोलॉजी से दूरी। अब नई कमान मिखाइलो ड्रोपोली के हाथ में है, जो ड्रोन और लंबी दूरी के हमलों के मास्टर माने जाते हैं। इस जंग में फ्रंट लाइन पर स्थिति बिल्कुल साफ है। रूस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक उसे बड़ी कामयाबी नहीं मिली। यूक्रेन जवाब में मॉस्को तक ड्रोन भेज रहा है, रूस के वेयरहाउस को जला रहा है, तेल डिपो में आग लगा रहा है, क्रीमिया की सप्लाई लाइन पर लगातार हमले हो रहे हैं। सवाल ये है कि नई कमान इन हमलों को और तेज करेगी या यूक्रेन की स्ट्रेटेजी सिर्फ डिफेंस तक ही रहेगी। Якщо ми до цього завжди готові в рамках всеохоплюючої оборони, якщо ми дамо надійну, гарну бойову відсіч, можливо, це буде крах воєнно-політичного керівництва Російської Федерації. सवाल है मिलिट्री कमांड में बदलाव से ज़ेलेंस्की का जंग कैसे बदलेगा? क्या यूक्रेन अब और आक्रामक युद्ध लड़ेगा? क्या कीव की सेना लंबी दूरी के हमले और तेज करेगी? अभी कीव की सेना लंबे रेंज ड्रोन और मिसाइलों से रूस के अंदर तक पहुंच रही है। मॉस्को के आसपास के इलाकों में लॉजिस्टिक हब, तेल भंडारण और एयर डिफेंस सिस्टम पर लगातार हमले हो रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि फ्रंट लाइन पर अब भी रूस का कब्जा है। सुमे, खार्किव और डोनेट्स्क के इलाकों में लड़ाई थमी नहीं है। कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन इन इलाकों को बफर जोन बनाना चाहते हैं। यूक्रेन के नए कमांडर अगर लंबी दूरी के हमलों को और तेज करते हैं तो रूस का जवाब भी उतना ज्यादा भयानक हो सकता है। ऐसा मॉस्को पर यूक्रेन के हमले के जवाब में रूस ने जंग का जवाबी ट्रेलर सुमे में दिखा दिया, जब रूस ने यूक्रेन के पैटर्न पर ही ड्रोन हमले कर पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी। मतलब मॉस्को इस जंग को और महंगा और खूनी बना सकता है। Продовжуємо цілком справедливо відповідати Росії на її війну і на удари по українській інфраструктурі. Сьогодні є ураження поблизу Москви, також в Тамбовському регіоні. Це російська логістика, зокрема склади, через які постачали засоби для війни, навігаційне обладнання, комплектуючі для виробництва дронів і інше. इस तरह के हमले अब रूटीन हो चुके हैं। यूक्रेन के ड्रोन मॉस्को के आसपास वेयरहाउस और तेल डिपो तक पहुंच रहे हैं। क्रीमिया जाने वाली रूसी सप्लाई लाइन पर लगातार हमले हो रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया जा रहा है ताकि रूसी मिसाइल हमलों को कमजोर किया जा सके। लेकिन हर हमले का जवाब रूस भी दे रहा है। कीव, ज़ापोरिज़िया, ओडेसा और दूसरे शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले जारी हैं। नागरिक इलाके जल रहे हैं। यानी दोनों तरफ से अब जंग सिर्फ फ्रंट लाइन तक सीमित नहीं रही, ये शहरों और ऊर्जा व्यवस्था तक फैल चुकी है। नई कमान को तय करना होगा कि ये हमले और तेज किए जाएं या फिर संयम बरता जाए। Підтримую відставку Сирського і призначення Драпатого дуже правильний вибір. Драпатий здатний змінити хід війни, і це дуже правильний вибір президента. Очікую, що будуть. Це що Зеленський не почув їх. І це дуже велика помилка, що він подав відставку Сирського. Це дуже вплине на Україну. Демократична країна і влада повинна прислуховуватись до своїх громадян. І я вважаю, що те рішення, яке вчора було прийнято президентом України, це, я вважаю, тим, що він почув дійсно.
यूक्रेन की सेना भी सैनिकों की कमी से जूझ रही है। कीव में भर्ती अभियान का विरोध हो रहा है और सबसे बड़ी मुसीबत एयर डिफेंस और मिसाइलों की कमजोरी है। ये सबसे खतरनाक कमजोरी है। यूक्रेन की सेना में सैनिकों की भारी कमी है। भर्ती अभियान का विरोध सड़कों पर दिख रहा है। लोग जबरन भर्ती से डरे हुए हैं, जबकि एयर डिफेंस की कमी ज़ेलेंस्की को डरा रही है। Накопичували ракети. Звісно, небезпека залишається і тепер. Це треба враховувати. Саме на балістику Росія робить ставку, і завдяки балістиці Путін досі. नतीजा ये हो रहा है कि रूस की मिसाइल और ड्रोन हमले शहरों तक पहुंच जा रहे हैं। कीव में इमारतें तबाह हो रही हैं, पावर प्लांट निशाना बनाए जा रहे हैं। नई कमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है, कम सैनिकों और सीमित एयर डिफेंस के साथ कैसे लड़ाई लड़ी जाए। अगर ये समस्या हल नहीं हुई तो लंबे रेंज के हमले भी लंबे समय तक चल नहीं पाएंगे, जिसका नुकसान यूक्रेन के शहरों को उठाना पड़ रहा है। मॉस्को की मिसाइल कीव को बर्बाद कर रही है। ड्रोन हमले यूक्रेन के शहरों को जला रहे हैं। लंबे युद्ध की वजह से न सिर्फ सेना दबाव में है, बल्कि अर्थव्यवस्था पर भी बोझ गहरा हो गया है। इस बीच पुतिन अपने सहयोगियों को यूक्रेन युद्ध में मदद के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। Хочу выразить признательность за поддержку проводимой нами специальной военной операции. रूस के लगातार हमलों से यूक्रेन का नुकसान रोजाना बढ़ रहा है। रूस की बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन यूक्रेन के शहरों को निशाना बना रहे हैं। नागरिक इलाकों में तबाही हो रही है। ऊर्जा संकट गहरा रहा है। अर्थव्यवस्था दबाव में है। ऐसे में यूक्रेन को मदद की जरूरत सबसे ज्यादा है और इसी जरूरत को पूरा करने का वादा पश्चिमी देशों ने किया है। सवाल यह है कि ये मदद कितनी जल्दी और कितनी प्रभावी तरीके से पहुंचेगी, क्योंकि जिस तरह से रूस हमला कर रहा है, यूक्रेन के हमलों का जवाब दे रहा है, वो यूक्रेन के पक्ष में नहीं है। 8 जुलाई 2026 को अंकारा में हुए NATO समिट में ज़ेलेंस्की से बहुत बड़ा वादा किया गया। करीब $80 अरब की सैन्य मदद मिलेगी। यूरोपियन यूनियन 2026-27 के लिए $105 अरब कर्ज देगा। ये मदद कागजों पर लेकिन असल सवाल ये है कि ये हथियार कब और कितनी मात्रा में पहुंचेगा, क्योंकि जंग का गणित अब हथियारों की डिलीवरी पर टिका हुआ है। एयर डिफेंस की कमी सबसे बड़ी समस्या है। अगर ये सिस्टम समय पर नहीं पहुंचे तो शहरों पर रूसी हमले जारी रहेंगे। इसी साल जर्मनी से 4 IRIS-T एयर डिफेंस मिलने वाले हैं। फ्रांस SAMP-T एयर डिफेंस देने वाला है। अमेरिका से पैट्रियट के लिए मिसाइलों का लाइसेंस मिलने वाला है। जर्मनी से 600 एयर डिफेंस मिसाइलों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ब्रिटेन से LMM इंटरसेप्टर मिसाइलें और लॉन्चर पर डील हुई है। ये सिस्टम अगर समय पर पहुंचे तो यूक्रेन की रक्षा ताकत मजबूत हो सकती है, लेकिन जंग सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती। नई कमान, सैनिकों की कमी, लंबे युद्ध की थकान और कूटनीतिक दबाव, सब कुछ एक साथ चल रहा है। ज़ेलेंस्की ने कमान बदल दी है। अब सवाल यह है कि रणनीति भी बदलेगी या फिर जंग वही रहेगी, सिर्फ चेहरे बदल जाएंगे। जवाब फ्रंट लाइन पर ही लिखा जाएगा। determined that the new commander-in-chief of the armed forces of Ukraine will be Mikhailo Drapatki. यानी ज़ेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि अब यूक्रेन की जंग नई कमान के भरोसे लड़ी जाएगी। लेकिन सिरस्की की पुरानी स्टाइल कमान पर लंबे समय से सवाल उठ रहे थे। शब मिखाइलो ड्रापाती की है, जिन्हें एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना होगा। एक तरफ रूस लगातार मिसाइलों और ड्रोन से यूक्रेन के शहरों को निशाना बना रहा है, दूसरी तरफ फ्रंट लाइन पर रूसी सेना धीरे धीरे दबाव बढ़ा रही है। ऐसे में नई कमान के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि सीमित संसाधनों के साथ रूस की बढ़त कैसे रोकी जाए। क्या मिखाइलो रूस के अंदर लॉन्ग रेंज स्ट्राइक और तेज करेंगे? क्या यूक्रेन फिर किसी बड़े काउंटर अटैक की तैयारी करेगा? क्या पश्चिमी हथियार रूस यूक्रेन का जंग का रुख बदल पाएंगे, या फिर यूक्रेन को आखिरकार बातचीत की मेज पर लौटना पड़ेगा?
जंग का 5वां साल बता रहा है कि अब सिर्फ टैंक और तोपें फैसला नहीं करेंगी। ड्रोन, मिसाइल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक इस युद्ध की नई पहचान बन चुके हैं। जो देश सप्लाई लाइन तोड़ेगा, जो दुश्मन की अर्थव्यवस्था और सैन्य ढांचे पर ज्यादा दबाव बनाएगा, बढ़त उसी के हाथ में होगी। लेकिन एक सच ये भी है कि हर हमले की कीमत आम नागरिक चुका रहे हैं। दोनों देशों के शहर निशाने पर हैं, बिजली घर जल रहे हैं, हजारों परिवार उजड़ चुके हैं और युद्ध हर गुजरते दिन के साथ और महंगा होता जा रहा है। नई कमान, नई रणनीति या फिर वही पुराना युद्ध? ज़ेलेंस्की ने चेहरा बदल दिया है। अब दुनिया की नजर इस बात पर होगी कि क्या नई कमान जंग का समीकरण बदल पाएगी या फिर यूक्रेन रूस युद्ध अपने 6ठे साल की ओर उसी खून खराबे के साथ बढ़ता रहेगा। फिलहाल इसका जवाब किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, बल्कि डॉनबास, सुमे, खार्किव और मॉस्को के आसमान में उड़ते ड्रोन तय करेंगे।